हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सैन्य ऑपरेशन की जिसने रूस की नींद उड़ा दी। 1 जून 2025 को दुनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ देखा, जब यूक्रेन ने चुपचाप और बेहद योजनाबद्ध तरीके से रूस के अंदर 5 अलग-अलग एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की कि ये हमले उनके देश के 5 क्षेत्रों मुर्मांस्क, इवानोवो, इर्कुत्स्क, रियाजान और अमूर में हुए और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया स्पाइडर वेब, यानी कि मकड़ी का जाल, क्योंकि जिस तरह से एक मकड़ी शिकार को बिना हिले डुले अपने जाल में फंसाती है, ठीक वैसे ही यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया, गुप्त, सटीक और घातक तरीके से। और इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने में यूक्रेन को 18 महीने का समय लगा, यानी कि 18 महीने का समय लिया था यूक्रेन ने इस तरह के हमले की तैयारी के लिए। और ये जितने भी जो जगह थे जहां पर एयरबेस ये सारे थे, उसकी दूरी यूक्रेन से 3000 से 4000 किलोमीटर के बीच है। यानी कि जो भी हमला किया गया यूक्रेन के द्वारा रूस पर, वो रूस की धरती से ही किया गया। मतलब इस तरह का अटैक रसिया के पर किया गया यूक्रेन के द्वारा, वो रसिया के अंदर, रूस के अंदर ही घुसकर ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया। और इस हमले में 117 एफपीवी ड्रोन का यूज किया गया। इसका ये जो ड्रोन यूज किया गया, इसका नाम था 117 एफपीवी। एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू। इसमें क्या होता है कि ड्रोन के आगे एक कैमरा लगा होता है और इस ड्रोन को जो ऑपरेट करता है उसे ऐसा लगता है इस कैमरे के द्वारा कि वो खुद देख रहा है, बिल्कुल सटीक उसे दिखाई देता है और हमला करने में बहुत आसानी होती है। तो ये जो हमला किया गया यूक्रेन के द्वारा, उसमें 117 एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। 117 फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और इसमें ड्रोन को एक लकड़ी के बक्से में भरकर सामान्य से दिखने वाले एक ट्रक में छिपाया गया था। ये आप देख रहे हैं कि लकड़ी के बॉक्स में सारे ड्रोन को रखकर छिपाया गया था और ये जो ट्रक है वो रूस के अंदर ही गुप्त रूप से पहुंचाए गए थे और वहीं से ड्रोन लॉन्च किए थे। और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो रूस की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको ये पता भी नहीं चला कि उस पर इस तरह का अटैक होने वाला है। इसे आप इस तरह, एक तरह से डिजिटल ट्रोजन हॉर्स कह सकते हैं। ये जो स्टोरी है ट्रोजन हॉर्स की, एक ग्रीक स्टोरी है, उससे ये वर्ड लिया गया है, जिसमें लकड़ी के घोड़े में जो दुश्मन सैनिक है वो छिपकर किसी देश के भीतर ही चले जाते और उस पर अटैक करते थे। तो यहाँ भी लकड़ी के बक्से का यूज किया गया और रूस की सीमा के अंदर घुसकर इन्होंने एयरबेस सिस्टम पर अटैक किया। तो इसे हम डिजिटल ट्रोजन हॉर्स कह सकते हैं। यूक्रेन लंबे समय से जो बॉम्बर्स थे उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे उसमें मुश्किल हो रही थी। क्यों मुश्किल हो रही थी? क्योंकि ये जो इनके एयर बेस सिस्टम्स थे 3000 से 4000 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो इस अटैक ने, यानी कि जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, उसने डिस्टेंस की शील्ड को भी तोड़ दिया, क्योंकि एक ही झटके में रूस को बड़ा नुकसान हो गया। अब इस तरह का भी दुश्मन देश पर अटैक किया जा सकता है। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी भी अपनाई जाएगी आने वाले समय में। यूक्रेनी अटैक को कम लागत में बड़ा असर करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि ये जो ड्रोन है एफपीवी ड्रोन, उसकी कीमत कुछ $100 होती है, जबकि जो 41 उनके बॉम्बर्स जो नष्ट हुए हैं उसकी कीमत अरबों में आंकी जा रही, कितने मिलियन बिलियन डॉलर हैं। और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और एसबीयू के जो प्रमुख थे वासिल मल्युक, इन्होंने खुद की थी। और आप देख रहे हैं ये एक तस्वीर भी जारी की गई थी अटैक के बाद, जिसमें कि व्लादिमीर जेलेंस्की एसबीयू की प्रमुख के साथ हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी खुश भी दिख रहे हैं। और इस हमले में एक कम से कम 41 जो बॉम्बर्स थे या तो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं या फिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसमें कौन कौन से बॉम्बर्स थे? 12 Tu-95 बॉम्बर, 7 Tu-22 M3, 2 A-50 रडार सिस्टम एयरक्राफ्ट और दर्जनों फ्यूल थे और सप्लाई यान थे। दर्जनों फ्यूल और सप्लाई यान भी इसमें नष्ट हो गए हैं। और इस हमले से रूस की स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज के बॉम्बिंग क्षमता में
सिर्फ 34% से अधिक की गिरावट आई है। यानी कि लॉन्ग रेंज की बॉम्बिंग की क्षमता में रसिया के क्या कह रहा है 34% से अधिक की गिरावट आई है। और यूक्रेन का दावा है कि रूस को लगभग 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 7 अरब डॉलर, आप समझ सकते हैं, एक छोटे से ड्रोन से जो कुछ ही डॉलर के हैं वो 7 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया छोटे छोटे ड्रोन ने। दोस्तों, यूक्रेन का हमला सिर्फ फिजिकल ही नहीं था बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल हमला था। पहली बार रूस के नागरिकों ने भी महसूस किया कि युद्ध सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है, युद्ध सिर्फ यूक्रेन की धरती पर नहीं चल रहा। अब तक क्या करते थे, जितने भी बॉम्बर्स थे रूस के, वो जाते यूक्रेन में जाकर बॉम्बार्डिंग करके वापस चले आते थे। लेकिन पहली बार हुआ है कि रूस की धरती पर भी इस तरह का हमला किया गया। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो खबर ये भी आई है कि यूक्रेन ने रूस के एक पुल को भी ध्वस्त कर दिया है, जो काफी महत्वपूर्ण पुल था रूस के लिए, उसको भी ध्वस्त कर दिया। तो ये जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया यूक्रेन के द्वारा रूस के खिलाफ, उससे कुछ बातें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन जो है अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं नीति अपना रहा, यानी कि सिर्फ वो अपनी सेफ्टी को नहीं देख रहा बल्कि वो आक्रामक नीति को भी अपना रहा है। अब वो अटैक के मोड में आ गया है। और साथ ही साथ रूस को अब अपनी ही धरती पर जो है इस तरह के अटैक का सामना करना पड़ रहा है। अब पता नहीं कब कौन सा ड्रोन आ जाए और कहां पे ब्लास्ट हो जाए। अब रूस को भी ये चिंता सताएगी। अब तक तो यूक्रेन को एक कमजोर देश माना जा रहा था, लेकिन कमजोर नहीं था, उसके पीछे पूरे नाटो के मेंबर्स का हाथ था, यूरोप का साथ था। लेकिन अब ये साफ दिख रहा है कि यूक्रेन रूस के अंदर कहीं पर भी अटैक करने में सक्षम है। और इस हमले के बाद दुनिया भर की सेनाएं अब अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से डिजाइन करने पर मजबूर होंगी। दोस्तों, हाल ही में रूस में हुए इस हमले ने, जो कि एक ड्रोन अटैक किया गया था, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत को इस घटना से कुछ सीख लेने की जरूरत है? दोस्तों, रूस जो कि खुद को दुनिया का एक ताकतवर सैन्य राष्ट्र मानता है, उसका एयरबेस भी सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ये है, साफ है इसका मतलब, कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम अजेय नहीं है। जब रूस के अंदर यूक्रेन ऐसा अटैक कर सकता है तो भारत के अंदर भी इस तरह के अटैक हो सकते हैं। तो भारत को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुओं के साथ भारतीय वायुसेना को अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर इसी तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। भारत का एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमेशा से चिंता का विषय रहा है। जबकि कुछ एयरबेस जैसे अंबाला एयरबेस, जो कि राफेल जेट का घर है, और हासीमारा पुराने हैंगर हैं, जो आधुनिक खतरों के खिलाफ बहुत असुरक्षित है। अगर इस तरह का अटैक होता है तो अंबाला एयरबेस, जो कि राफेल का हैंगर है, वहां पे रखा जाता है राफेल को, वो काफी असुरक्षित है। हासीमारा का एयरबेस वो काफी असुरक्षित है। लेह वो काफी असुरक्षित है। तो भारत को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो भारत को क्या करना चाहिए कि वो अपने एयर बेस को और रणनीतिक ठिकानों को स्मार्ट बनाए और लेयर बेस्ड बनाए, जिसमें रडार, इंटरसेप्शन, इन सबको अपनाए। यूक्रेन जैसे छोटे से देश ने ड्रोन और स्वाम अटैक से रूसी ताकत को चैलेंज दिया। इसका मतलब है कि भारत को भी अब पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम को लैस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और एआई बेस्ड निगरानी सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात है कि रूस के अंदर इस तरह का हमला हुआ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रूस का इंटेलिजेंस फेल हुआ। रूस के इंटेलिजेंस की फेलियर की वजह से रूस की धरती के अंदर से ही एयर डिफेंस सिस्टम पर इतना बड़ा हमला हुआ। तो भारत को भी अपने इंटेलिजेंस सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग और क्विक डेटा एनालिसिस को अपनाना पड़ेगा। और साथ ही जब इस तरह के हमले से पूरा बेस तबाह हो सकता है, तब ये भी जरूरत है कि सैन्य ढांचे का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, यानी कि सभी को एक जगह न रखा जाए। छोटे और मोबाइल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड गोदाम और बैकअप सिस्टम करना जरूरी हो गया है।
भारत को अब केवल रक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब की भी तैयारी करनी चाहिए, जिसमें साइबर, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तीनों मोर्चे पर सटीक प्रतिक्रिया भारत दे सके। तो सबको स्ट्रांग बनाना जरूरी। और एक और चीज जो भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकता है वो है NGHAS शेल्टर्स को एयर बेस पे डिप्लॉय करना। NGHAS शेल्टर यानी नेक्स्ट जनरेशन हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर। ये जो शेल्टर है वो काफी मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं, स्टील और कंक्रीट के ये बने होते हैं, जिसको भेद पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरह के जो शेल्टर है उन पर अगर ड्रोन से अटैक किया जाए तो इसको क्षति कम पहुंचती है। तो अगर इस तरह के जो शेल्टर है NGHAS शेल्टर्स, उसको बनाकर अगर हम उसमें अपने बॉम्बर्स को, अपने फाइटर जेट को रखें तो उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा जाती है। ये जो शेल्टर आप देख रहे हैं या आपको ध्वस्त हुआ एक शेल्टर दिख रहा है, ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं, लेकिन अगर इस तरह के शेल्टर पर ड्रोन से या फिर स्वान से अटैक किया जाए तो कुछ ऐसी हालत हो सकती है, तो जिससे जो हमारे फाइटर जेट है, एयरक्राफ्ट है, उनको भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। हो सकता है कि रूस में कुछ इसी तरह के शेल्टर्स रहे होंगे, तभी रूस को इतना नुकसान उठाना पड़ा। अगर रूस ने नेक्स्ट जनरेशन हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर अपने एयर बेस पे डिप्लॉय किया होता तो शायद उसे नुकसान कम होता। तो हम भी अपने एयरबेस, जो संवेदनशील एयरबेस है जैसे लेह, श्रीनगर, अंबाला, वहां पर नेक्स्ट जनरेशन हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। हालांकि जो ये शेल्टर है इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा जाती है। एक शेल्टर की कीमत 10 से 20 मिलियन डॉलर जाती है, लेकिन अगर हम इसकी कंपेयर करें राफेल की कीमत से तो एक राफेल की कीमत 120 मिलियन डॉलर होती है। तो अगर एक राफेल को भी नुकसान होता है तो भारत को काफी नुकसान हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि हम ऐसे शेल्टर्स का निर्माण करें जो थोड़े महंगे तो हो, लेकिन जो हमारे बॉम्बर्स है, हमारे फाइटर जेट हैं, वो उसमें सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? अपने जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।